हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करने वाले हैं BHIC 106 द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। ओके, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो आपकी जून एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मुझे स्टार्ट करने से पहले आपको दो इन्फॉर्मेशंस देनी है। सबसे पहली, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन केस अगर परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321। ओके, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे क्लास से रिलेटेड। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Let's start with our first question. Discuss the evolution of banking institution in Europe. How did it facilitate the methods of financial transactions? Banking institutions in Europe developed gradually over many centuries. They played an important role in the growth of trade, commerce, and economic development. As business activities increased, people needed safe place to keep money and easier method to transfer funds. This led to the evolution of modern banking system. अब banking institution in Europe ये धीरे धीरे वक्त के साथ डेवलप होते जा रहे थे। इन्होंने एक important रोल प्ले किया है किसमें? ट्रेड में, कॉमर्स में एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने। ठीक है, एज बिजनेस एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ती गई, लोगों को कुछ मतलब ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ वो अपना पैसा रख सकें और कुछ इजी मेथड्स हो ताकि वो अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकें। और यहीं से शुरुआत होती है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। The origins of banking in Europe can be traced back to the Middle Age. During this period, merchants and money changers provided services as exchanging currencies and safeguarding valuables. Italian cities like Venice, Florence, Genoa became important centers of trade and banking. बैंकिंग की शुरुआत कब से हुई थी? मिडिल एज से हुई थी। ठीक है, उस समय यूरोप में ट्रेड और कॉमर्स धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा था, तो डिफरेंट रीजन्स के जो मर्चेंट हैं वो एक दूसरे के साथ बिजनेस करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, हर रीजन की जो करेंसी थी वो अलग थी और लोगों को अपना पैसा सिक्योर रखने की भी ज़रूरत होती थी। इस वजह से मनी चेंजर्स और मर्चेंट्स ने कुछ बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देना शुरू किया। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हुआ? वेनिस, फ्लोरेंस एंड जेनोआ इंपॉर्टेंट सेंटर बने किसके? ट्रेड और बैंकिंग के। वेल्दी मर्चेंट फैमिली, स्पेशली मेडिची फैमिली, एस्टैब्लिश बैंकिंग हाउसेज दैट ऑफर लोन, एक्सेप्टेड डिपॉजिट एंड फाइनेंस ट्रेड। अब इसे आप जो चाहो वो आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सही स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, तो मैं इसे मेडिची बोल सकती हूँ, आप इसे मेडिसाई भी बोल सकते हैं, मतलब मन में। ओके, एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेडिची है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब ये जो वेल्दी फैमिली थी ये तो इन्होंने क्या किया? बैंकिंग हाउसेस स्टैब्लिश किए जो क्या करते थे? लोन्स ऑफर करते थे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे और ट्रेड को भी फाइनेंस करते थे। दीज इंस्टीट्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। अब यही इंस्टीट्यूशन ने मॉडर्न बैंकिंग की एक नींव रखी, एक फाउंडेशन बना। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ड्यूरिंग द 17th and 18th century, banking became more organized. Public banks were established to support trade and government activities. The creation of Bank of Amsterdam in 1609 and Bank of England in 1694 marked important milestones in banking history. ना अब ड्यूरिंग जो 17th और 18th सेंचुरी की बात हो रही है, तो बैंकिंग इस टाइम पे काफ़ी ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। जो पब्लिक बैंक्स है वो भी इस्टेब्लिश हो गई थी ताकि ट्रेड और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जाए। बैंक ऑफ एम्स्टरडैम 1609 में और बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन मार्क किया बैंकिंग हिस्ट्री में। These banks introduce reliable method for deposit, withdrawal, money transfer. इन्हीं जो बैंक्स ने एक अच्छे मेथड, एक रिलायबल मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि लोग डिपॉजिट कर सके, मनी निकाल भी सके और मनी ट्रांसफ़र भी कर सके। ओवर टाइम कमर्शियल बैंक expanded their services to businesses and individuals. The Industrial Revolution further increased the demand for banking services, leading to the growth of large banking network across Europe. वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक एक्सपांड हुए, उनकी जो सर्विसेज हुई वो भी बहुत एक्सपांड हुई। किसके लिए? बिजनेसेस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए भी।
की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज की डिमांड बढ़ा दी। किसके लिए? ताकि उनकी जो बैंकिंग सिस्टम है वो बढ़ जाए और उनके जो नेटवर्क्स हैं वो पूरे यूरोप में फैल जाएं। Facilitation of financial transaction. Let's see. The development of banking institution greatly improve financial transaction in several ways. देखिए, अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो कई तरीकों में बढ़ते गए, इम्प्रूव होते गए। सेफ डिपॉजिट ऑफ मनी, अब अच्छे बैंक्स आ चुके हैं तो बैंक प्रोवाइडेड सिक्योर प्लेसेस फॉर स्टोरिंग मनी एंड वैल्यूएबल, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड लॉस। अगर किसी के पास ढेर सारा कैश पड़ा है, ढेर सारी ज्वेलरी पड़ी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो डिपॉजिट कर सकते हैं और वैल्यूएबल्स को भी सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्रेडिट एंड लोन्स, बैंक ऑफर्ड लोन्स टू मर्चेंट, ट्रेडर, इंडस्ट्रीज, हेल्पिंग बिजनेस टू एक्सपांड एंड एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बैंक ने क्या ऑफर करना शुरू कर दिया? लोन्स। किसको? मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रीज को, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंकरेज हो सके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यूरोपियन बैंक्स पॉपुलराइज बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच अलाउ ट्रेडर्स टू मेक पेमेंट्स विदाउट कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। अब यूरोपियन बैंक्स जो थी उन्होंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस चीज़ को कई ज़्यादा पॉपुलराइज किया। ठीक है, इमेजिन करिए एक मर्चेंट को दूसरे सिटी में पेमेंट करनी है, तो अगर वो कैश लेकर ट्रैवल करेंगे तो चोरी होने का डर है, करेक्ट। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और मर्चेंट कैश कैरी किए बिना पेमेंट कर सकता है। इससे ट्रांजैक्शन सेफ एंड कन्वीनियंट बन जाती है। चेक्स एंड बैंक नोट्स, बैंक इंट्रोड्यूस चेक्स एंड बैंक नोट्स मेकिंग ट्रांजैक्शन ईजियर, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। अब चेक्स एंड बैंक नोट भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने चेक और बैंक नोट्स को इंट्रोड्यूस किया था। चेक के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट पॉसिबल हो गई थी एंड कैश की नीड कम हो गई थी। बैंक नोट्स ने भी ट्रांजैक्शन को ईजी बना दिया था। आज का जो मॉडर्न पेमेंट सिस्टम है इसी डेवलपमेंट का रिजल्ट है। इंटरनेशनल ट्रेड support. Banking institution facilitated foreign trade by providing currency exchange services and transferring funds across the countries. अब यूरोप का जो ट्रेड था वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका तक एक्सपांड हो चुका था। डिफरेंट कंट्रीज़ की भी करेंसीज अलग थी ऑफ कोर्स, तो बैंक ने करेंसी एक्सचेंज की भी सर्विस प्रोवाइड की, साथ में इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र भी फैसिलिटेट किया ताकि लोगों की जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो सके, कम हो सके, करेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम, Bank created organized payment system that improved trust and efficiency in commercial activities. अब बैंक्स ने स्ट्रक्चर पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया। इसके बेनिफिट्स क्या थे? लोगों को ट्रस्ट जो था वो इंक्रीज़ हो गया, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, बिजनेस ट्रांजैक्शन और ज़्यादा फास्ट हो गए। ठीक है, यही सिस्टम आगे चलकर मॉडर्न बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस बनता है, ये आप याद रखेंगे। कंक्लूजन हम देखते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन यूरोप ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम सिंपल money changing activities to sophisticated banking networks. This institution made financial transactions safer, faster and more reliable. Their development supported trade, industry and economic growth, forming the basis of the modern global banking system. तो आज हमने इसमें क्या देखा कि इटालियन मर्चेंट बैंक्स, स्पेशली मेडिसी फैमिली ने फाउंडेशन रखी थी बैंकिंग सिस्टम्स की, करेक्ट। बाद में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आ गया, इंग्लैंड भी आ गया और इसी से एक बैंकिंग का ऑर्गेनाइज फॉर्म शुरू हो गया था, करेक्ट। और यही जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता गया। तो इसके बाद क्या हुआ? द एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन यूरोप ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम, बिल्कुल हुआ था। एक सिंपली मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर बैंकिंग नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ़र हो गए, फास्टर हो गए और मोर रिलायबल हो गए। इसी की वजह से किसको सपोर्ट मिला था? ट्रेड को, इंडस्ट्रीज़ को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। यहीं से मॉडर्न ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का एक बेस बन गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चेंजेस brought about by the rise of print culture and its role in the reformation. लेट्स सी, अब ये प्रिंट कल्चर क्या होता है हम देखते हैं। प्रिंट कल्चर का मतलब आप पहले सुनिए, प्रिंट कल्चर का मतलब क्या होता है? ये प्रिंटेड मटेरियल्स का वाइड स्प्रेड यूज़, ठीक है, इतना आप समझिए।
प्रिंटेड मटेरियल्स का वाइड स्प्रेड यूज़, इसी को क्या कहते हैं, प्रिंट कल्चर। द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। किस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था यूरोपियन हिस्ट्री में? द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉन्स गुटेनबर्ग अराउंड 1450 मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस बुक्स क्विकली एंड चीपली। बिफोर दिस बुक्स वर कॉपीड बाय हैंड विच वॉज स्लो एंड एक्सपेंसिव। प्रिंट कल्चर ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। अब प्रिंट कल्चर से आपको समझ में आ गया होगा किसको प्रिंट करने की बात की जा रही है। हो सकता है वो न्यूज़पेपर हो सकता है वो कोई मैगजीन हो सकता है वो कोई बुक हो, ठीक है, पैम्पलेट्स हो, रिलीजियस टेक्स्ट हो, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, प्रिंट कल्चर में। तो ये यूरोपियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। ये किसने इन्वेंट किया था, जॉन्स गुटेनबर्ग ने। कब, 1450 में। प्रिंट कल्चर के पहले क्या होता था, बुक्स को हाथ से कॉपी किया जाता था जो काफ़ी स्लो और एक्सपेंसिव होता था। लेकिन प्रिंट कल्चर से क्या हुआ, जो भी किताबें हैं वो जल्दी जल्दी बनने लगी और चीपली बनने लगी, मतलब सस्ता पड़ता था। तो इसने किसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी को। ये सारी चीज़ों को बदल के रख दिया। क्योंकि अगर मुझे किसी को कुछ पढ़ाना है और मुझे किसी को नोट्स देने हैं तो मैं 50 स्टूडेंट हैं, क्या मैं लिखती रहूँगी? नहीं, आज हम क्या कर सकते हैं, एक बना लो, आप प्रॉपर नोट्स बना लो और उसकी 50 कॉपीज़ निकाल लो, ठीक है। चेंजेस बॉट अबाउट प्रिंट कल्चर, स्प्रेड ऑफ नॉलेज। द printing press made books available to a larger number of people. Knowledge was no longer limited to kings, nobles and religious readers. More people could read and learn about science, history, literature and religion. अब जैसे ही ये प्रिंट कल्चर आया, अब हर कोई इंसान पढ़ सकता है किताबों को, ठीक है। नॉलेज सिर्फ अब किंग्स या नोबल्स या रिलीजियस लीडर्स तक सीमित नहीं रह गया था। हर कोई इंसान पढ़ सकता है और लर्न कर सकता है साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लिटरेचर के बारे में, रिलीजन के बारे में। Correct. Growth of literacy as book became cheaper and more accessible. More people learned to read and write. Schools and universities expanded. Literacy rate increased across Europe. जैसे ही ये प्रिंट कल्चर आया वैसे ही चीज़ें बदलने लगी। अब हर इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि अब सारी किताबें चीपर हैं और बहुत ही आसानी से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी एक्सपांड हो गए और जो लिटरेसी रेट था वो भी यूरोप में बढ़ चुका था। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, अगर मेरे को कोई आइडिया आया है और मैं उसे प्रिंट करवा के सबको दे देती हूँ तो मेरे आइडियाज़ अब सब तक पहुँच सकते हैं, करेक्ट। प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर हेल्प पीपल टू शेयर आइडियाज़ क्विकली, ठीक है। अगर उन्हें कुछ भी अच्छा पसंद आता है या उन्हें कुछ नई चीज़ पता चलती है तो वो प्रिंट करवा के वो नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। न्यू डिस्कवरीज, ओपिनियन कुड रीच डिफरेंट रीजन विद इन अ शॉर्ट टाइम। अब कोई भी नई डिस्कवरी हुई है या किसी भी बात को लेके कुछ लोगों का ओपिनियन है, वो कुछ ही वक्त में अलग रीजन में आसानी से पहुंच सकता था थ्रू बुक्स, पैम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर। दिस एनकरेज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डिबेट। इसकी वजह से जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है और जो डिबेट है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। Development of vernacular languages. Many books were printed in local language instead of Latin. This helped people understand written material more easily, contributed to the development of national language and culture. अब कई सारी बुक्स लोकल लैंग्वेज में ही प्रिंट होने लगी, लैटिन के अलावा, ठीक है। हर जो चीज़ है वो सिर्फ लैटिन में प्रिंट नहीं होती थी, अब वो लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होती थी। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो, अब आप सोचिए ना, अगर सिर्फ 10 लोग हैं, सिर्फ 3 को इंग्लिश आती है, बाकी सबको हिंदी आती है, ठीक है, बाकी 7 लोगों को हिंदी आती है, तो क्या ये 7 लोग इंग्लिश में समझ पाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस किताब में? नहीं। लेकिन अगर इन्हीं की लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, करेक्ट। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, इसी वजह से इसका जो नेशनल लैंग्वेजेस है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और कल्चर में भी कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। Social and political awareness. Printed materials inform people about important events and issues. As a result, public opinion became stronger and people became more aware of social and political matters. अब जैसे ही social and political अवेयरनेस की बात आती है तो प्रिंट कल्चर ने सोसाइटी को इन्फॉर्म्ड बनाया। लोग प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू जानने लगे कि पॉलिटिकल इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या डिसीजंस आए हैं, सोशल इश्यूज़ क्या क्या चल रहे हैं। ये प्रिंटेड मटेरियल्स के थ्रू लोगों को ये सारी बातें पता चलने लगी। रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन रिफॉर्मेशन, लेट्स सी।
The Reformation was a religious movement in 16th century that challenged the authority of Catholic Church. Print culture played a vital role in its success. पहली बार public opinion रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट था जो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. इस मूवमेंट ने कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटी है उसके प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया था. ओके, अथॉरिटी को भी और प्रैक्टिसेस को भी चैलेंज किया था. मैं आपको आगे बताती हूँ, चलिए पढ़ते हैं अपन. स्प्रेड ऑफ रिफॉर्म आइडियाज. द आइडियाज ऑफ मार्टिन लूथर स्प्रेड रैपिडली थ्रू प्रिंटेड पैम्पलेट्स एंड बुक्स. हिज क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च प्रैक्टिस रीच थाउजेंड ऑफ पीपल अक्रॉस यूरोप. अब जब मार्टिन लूथर थे, रिफॉर्मेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर थे. ओके, उन्होंने चर्च के करप्शन और रॉन्ग प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ किया था. लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू ये जो आइडियाज़ हैं मार्टिन लूथर के, वो यूरोप के थाउजेंड्स ऑफ पीपल तक पहुंच गए थे. प्रिंटिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. द बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेजेस एंड द प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स. ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड रिलीजियस टेक्स्ट देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग इंटायरली ऑन चर्च ऑफिशियल्स. अब देखिए, मुझे कुछ चीज़ समझ में आती है, मैं उसी तरह से आपको सर्व करूँगी, लेकिन हो सकता है कि अगर आप उसे खुद पढ़ें तो आप उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें. ठीक है, आप समझ रहे हैं कि लोग अब सिर्फ चर्च के ऑफिशियल्स पे डिपेंडेंट नहीं थे, अब वो खुद भी चीज़ों को पढ़ते थे और उसे समझते थे. किसे? बाइबल को. इसलिए बाइबल को कई लोकल लैंग्वेजेस में प्रिंट किया गया. ठीक है, और इससे लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी. अब हम आगे बढ़ते हैं. चैलेंजेस टू चर्च अथॉरिटी. प्रिंटेड लिटरेचर encourage people to question traditional belief and practices. Reformers use print to criticize corruption in the church and demand changes. प्रिंटेड लिटरेचर ने लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई. पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि चर्च क्या कर रहा है, क्या प्रैक्टिसेस करेक्ट हैं, क्या नहीं है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्या रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है. तो यहाँ पे लोगों का जो क्वेश्चनिंग है वो शुरू हो गया. जैसे ही आपको नॉलेज मिलता है आप सवाल करने लगते हैं कि ऐसा क्यों नहीं. तो ये चीज़ यहाँ पर भी होनी शुरू हो गई थी. क्रिएशन ऑफ public debate. Pamphlets, essay and books allowed different religious groups to express their views. These created widespread discussion about faith, religion and church reform. प्रिंट कल्चर ने पब्लिक डिस्कशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया. पैम्पलेट्स एंड बुक के थ्रू कैथोलिक्स अपने व्यूज़ भी पब्लिश करते थे, प्रोटेस्टेंट्स हैं वो भी अपने व्यूज़ पब्लिश करते थे. यहाँ से लोगों की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ गई थी. एंड जो फेथ है, जो रिलीजन है, जो चर्च के रिफॉर्म्स हैं, इस पर बहुत ज़्यादा गहरा डिस्कशन होना शुरू हो चुका था कि हम ये चीज़ क्यों मानते हैं, इसका क्या रीज़न है, हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं, हम ये क्यों नहीं कर सकते. तो ये सारी जो पब्लिक डिबेट है वो शुरू हो चुकी थी. अब हम देखते हैं कंक्लूजन. द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर रेवोल्यूशनाइज्ड द यूरोपियन सोसाइटी बाय स्प्रेडिंग नॉलेज, इंक्रीजिंग लिटरेसी एंड encouraging the exchange of ideas. It played a crucial role in the Reformation by helping reformers communicate their message to a large audience. As a result, print culture became a powerful force for religious, social, intellectual change in Europe. अब आप देखिए कि सिर्फ प्रिंट कल्चर की वजह से लोग कितने अवेयर हो गए अपने रिलीजन को लेकर, राइट. और लोग काफ़ी नॉलेजेबल भी हो चुके थे क्योंकि अब वो हर किताब को ईजिली एक्सेस कर सकते थे. बाइबल भी पढ़ना लोगों ने चालू कर दिया था क्योंकि उसे लोकल लैंग्वेज में भी प्रिंट करवाया गया था. तो यही वजह थी कि लोग अब काफ़ी अवेयर हो चुके थे. उनका ये जो प्रिंट कल्चर था वो काफ़ी पावरफुल फोर्स बन चुका था रिलीजियस वाले एरिया में, सोशल एरिया में और खुद के डेवलपमेंट के एरिया में. ठीक है, क्योंकि अब सब नॉलेज ले रहे हैं, अब सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अब सब बातें करना चाहते हैं, सब सवाल करना चाहते हैं. किसकी वजह से ये सब हुआ है? प्रिंट कल्चर की वजह से. अगर प्रिंट कल्चर नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता. डिस्कस द ट्रेड एंड एक्सचेंज इन द 16th century Europe. The 16th century was a period of great economic growth and expansion of Europe. Trade and exchange became more organized and widespread than before. The discovery of new sea routes, new lands, opened opportunities for merchants to trade goods across the continent. As a result, Europe became an important center ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि 16th सेंचुरी में ट्रेड इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया. 15th सेंचुरी के एंड में यूरोपियंस ने न्यू सी रूट्स को डिस्कवर कर लिया था. ठीक है, उन्होंने शुरू कर दिया था कि कैसे भी करके हमें नया रास्ता ढूंढना है. तो इम्पोर्टेंट
जो एक्सप्लोरर्स हैं, जो नए रूट ढूंढने वाले लोग हैं, वो कौन थे? एक तो वास्को दा गामा था, क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने रास्ते ढूंढे। इन एक्सप्लोरेशन ने यूरोप को एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया था। उन्होंने ऐसे रास्ते ढूंढे थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। अब जैसे ही मुझे फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा मार्केट है, ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल करती हूँ, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ से सीधा जाके यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ से उल्टे हाथ पे जाके यहाँ पे भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो अब मैं अपने प्रोडक्ट्स यहाँ तो सेल कर सकती हूँ और यहाँ पे भी सेल कर सकती हूँ। इसी तरह से यूरोप के साथ भी हुआ कि अब उनका जो इंटरनेशनल कॉमर्स था उसके लिए कई सारे रास्ते खुल चुके थे। अब वो अपने प्रोडक्ट्स दूसरी जगह पर भी सेल कर सकते थे। ग्रोथ ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग 16th century, European countries increased their trade with Asia, Africa and Americans. Countries such as Portugal and Spain led overseas exploration. Portuguese traders established trade routes to India, Southeast Asia, while Spain gained access to the wealth of Americans. अब 16th century में क्या होता है? 16th century में यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल ट्रेड को रैपिडली एक्सपांड कर लिया। स्पेशली कहाँ पर? पोर्चुगल में और स्पेन में। ट्रेड एक्सपेंशन में सबसे आगे यही थे। पोर्चुगल ने इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के लिए डायरेक्ट सी रूट्स को इस्टेब्लिश कर लिया था। इससे यूरोपियंस को काफ़ी वैल्यूएबल एशियन प्रोडक्ट्स मिलने लग गए थे, जैसे स्पाइसेस हो गया, हम देखते हैं ना। इंपॉर्टेंट गुड्स ट्रेडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, शुगर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन। यूरोपियन मर्चेंट्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सच एज वुलन क्लॉथ, मेटल गुड्स एंड वेपन्स एंड रिटर्न। अब ये क्या होने लगा कि जैसे इन्हें नया रास्ता मिल गया तो इंपॉर्टेंट गुड्स की ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था? स्पाइसेस हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, शुगर हो गया। यूरोपियन मर्चेंट्स ने भी प्रोडक्ट्स सोल्ड किए। क्या सोल्ड किया उन्होंने? क्या बेचा उन्होंने? वुलन क्लोथ्स बेचे, मेटल गुड्स बेचा, वेपन्स इन रिटर्न, ये सब उन्होंने बेचा। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आता है? एक बार रीड करेंगे क्या? 16th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इन्होंने अपना जो ट्रेड था वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका से बढ़ा दिया था। पोर्चुगल और स्पेन, इन लोगों ने ओवरसीज एक्सप्लोरेशन किए थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था कि भाई कोई रास्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए। पोर्चुगीज़ के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया ट्रेड रूट्स किसके साथ? इंडिया के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। और and while Spain gained access to the wealth of Americans. And of trading centers, several cities became major important trading centers. Cities like Venice, Antwerp, Lisbon and Seville played important roles in international trade. Merchants gathered in these cities to buy and sell goods from different parts of the world. Antwerp in particular became one of the busiest commercial centers in Europe. It attracted traders, bankers, investors from many countries. अब ट्रेड बढ़ने के साथ साथ कुछ सिटीज़ बहुत ही मेजर कमर्शियल हब बन चुकी थी। सिटीज़ बहुत ही बड़े ट्रेड सेंटर्स बन चुकी थी। कौन सी सिटीज़? वेनिस हो गया, लिस्बन हो गया, सेविल हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मर्चेंट्स अलग अलग सिटी से आते थे अपना गुड्स बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए। ठीक है, बहुत अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे। आप देखिए, एंटवर्प इन पर्टिकुलर वो सबसे बड़ा बिजिएस्ट कमर्शियल सेंटर बना। कौन सा? यूरोप का एंटवर्प। ओके, इसने ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया था, बैंकर्स को और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया था। कहाँ से? मेनी कंट्रीज से, बहुत सारी कंट्रीज़ के ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते थे। राइज ऑफ बैंकिंग एंड क्रेडिट, द ग्रोथ ऑफ ट्रेड इंक्रीज द नीड फॉर बैंकिंग सर्विसेज। अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया वैसे वैसे बैंकिंग सर्विसेज की भी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती चली गई। वेल्दी बैंकिंग फैमिलीज प्रोवाइडेड लोन्स टू मर्चेंट्स एंड रूलर्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट सिस्टम एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मेड इट ईजियर एंड सेफर टू कंडक्ट बिजनेस विदाउट कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। अब अगर किसी को 50,000 या लैक्स में पेमेंट करना है तो आजकल आप देखते हैं, आजकल क्या, आज भी बहुत रिस्की है और तब के वक्त में भी बहुत रिस्की था। तो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट सिस्टम, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इन चीज़ों ने ये जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको इजी कर दिया था और अपने बिजनेस को आराम से वो चला सके, इसलिए सेफर बना दिया था। किसने? बैंकिंग सर्विसेज ने, वेल्दी बैंकिंग फैमिलीज़ ने, क्योंकि ये लोन्स भी प्रोवाइड करती थी। किसको? मर्चेंट्स को, रूलर्स को। और इसी वजह से जो बिज़नेस था वो लोग आराम से कंडक्ट कर पाते थे। बैंक्स हेल्प फाइनेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कैपिटलिज्म इन यूरोप।
बैंक ने लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड था उसे भी हेल्प की थी, इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज किया था ताकि लोग आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। इसी की वजह से यूरोप में अर्ली कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। कैपिटलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, इसी को कैपिटलिज्म कहा जाता है। ठीक है, 16th सेंचुरी के ट्रेड में इसी सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया था। एक्सपांशन ऑफ मैरीटाइम ट्रेड, let's see, sea transport became the most important method of carrying goods over long distance. New shipbuilding techniques and improved navigation tools help merchants travel farther and faster. European powers established colonies and trading posts around the world, which further expanded the international trade networks. मैरीटाइम ट्रेड का मतलब क्या होता है? सी ट्रेड, सी बेस्ड ट्रेड। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ और यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है, बहुत और कोई जो कंट्री है वो यहाँ पे है, सामान अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, पैदल तो मैं आऊँगी नहीं, है ना, और इसे पानी के रास्ते ही भेजना पड़ेगा मुझे, तो वो किस में आएगा? एक्सपांशन ऑफ मैरीटाइम ट्रेड में, सी ट्रांसपोर्ट में आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहा कि मुझे अगर बहुत दूर गुड्स भेजना है तो ये सबसे अच्छा तरीका था। न्यू शिप बिल्डिंग टेक्निक्स, अच्छी शिप्स को डेवलप किया गया जो फास्टर हो, जो इम्प्रूव नेविगेशन हो, जिसका नेविगेशन मतलब सही डायरेक्शन में वो जा सके और किसी भी जो लॉन्ग डिस्टेंस है उससे आसानी से कवर किया जा सके। कोई भी गुड्स यहाँ पे है तो उसे यहाँ तक आराम से पहुँचाया जा सके। ठीक है, impact on European economy. The expansion of trade brought great wealth to many European countries. It encouraged urban growth, created employment opportunities, and increased the power of merchant class. However, it also led to the competition among European nations for the control of trade routes and colonies. अब इससे हम देख पा रहे हैं कि ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा था यूरोप, और इसकी वजह से क्या होगा भाई? बहुत पैसा कमाएगा, अर्बन ग्रोथ भी हुई, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, और मर्चेंट क्लास का जो पावर है यह बढ़ चुका था। पर इसके साथ साथ उनको क्या मिला? कंपटीशन मिला। बहुत सारे जो यूरोपियन नेशंस थे उनका काफ़ी कंपटीशन इन्हें फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड के रूट्स को कंट्रोल करना चाहते थे कि भाई आप अगर यहाँ से जा रहे हो तो हमें इतना टैक्स दो। ठीक है, अगर ये आपकी कॉलोनीज़ है तो इस पर भी वो कब्ज़ा जमाना चाहते थे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। कंक्लूजन देखते हैं। ट्रेड एंड एक्सचेंज इन 16th century यूरोप एक्सपीरियंस रिमार्केबल ग्रोथ ड्यू टू ओवरसीज एक्सप्लोरेशन, एक्सपांडिंग मार्केट्स एंड इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल सिस्टम। अब जैसे ही अलग अलग रास्ते इन्हें मिल गए, ठीक है, और मार्केट इन्होंने बड़ा कर लिया और फाइनेंशियल सिस्टम इनका इम्प्रूव हो गया। ये 3 वजह थी कि यूरोप ने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस की। द राइज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स ट्रांसफॉर्म द यूरोपियन इकोनॉमी एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड एंड कैपिटलिज्म। अब आप देखिए कि यूरोप की जो इकोनॉमी है वो आसमान छू रही थी, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा उसकी वजह से आप देखें कि एक देश कितना डेवलप कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है पैसों के मामलों में। अगर कोई इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो आप सोचिए, इंपोर्ट कर रहा है, चलिए कम इंपोर्ट कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कर रहा है, तो उस देश का तो मतलब इकोनॉमी जो है वो आसमान छूना उसका तय है। करेक्ट। राइट अ नोट ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन इन द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। अर्ली मॉडर्न वेस्ट refers to the period from 15th to 18th century. This was a time of great social, political, economic and cultural change in Europe. The social structure was largely based on hierarchy and several institutions played an important role in shaping society. सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है हम ये समझते हैं। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स की पोजीशन और उनके रिलेशनशिप्स की बात होती है। अर्ली मॉडर्न यूरोप में सोसाइटी इक्वल नहीं थी, लोग सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे। कुछ ग्रुप्स काफ़ी पावरफुल थे, ठीक है, काफ़ी प्रिविलेज थे, और कुछ ग्रुप्स काफ़ी पुअर और ओप्रेस्ड थे। यहाँ पे यही बताया जाता है कि 15th से 18th सेंचुरी तक ये जो वक्त है उसे अर्ली मॉडर्न वेस्ट कहा जाता है। इस वक्त में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे यूरोप में। द सोशल स्ट्रक्चर
काफ़ी हद तक हायरार्की पे बेस्ड था और कुछ इंस्टीट्यूशन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सोसाइटी को शेप करने में. सोशल स्ट्रक्चर इन अर्ली मॉडर्न वेस्ट. द नोबिलिटी ऑक्यूपाइड द हाइएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी आफ्टर monarch. They owned the large areas of land, enjoyed special privileges such as exemption from many taxes. Nobles had important military and administrative position and had significant influence over political affairs. अब ये जो लोग थे वो काफ़ी हाई पोजीशन रखते थे आफ्टर मोनार्क. ठीक है, मोनार्क के बाद यही लोग, नोबल लोग ही आते थे. इनके पास ढेर सारा एरिया ऑफ लैंड हुआ करता था और स्पेशल प्रिविलेज भी हुआ करती थी कि आपको, चलिए आप अगर बाकी लोग 10 टैक्स पे कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2-3 टैक्स ही पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो इनके पास मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी हुआ करती थी और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसका भी इन पे काफ़ी कहते हैं ना कि रौब दाब था, काफ़ी इनका था. The clergy consisted of religious officials such as bishop, priest and monk. The church was a powerful institution and controlled vast wealth and land. Clergymen guided people in religious matters and often influenced political decisions. The clergy, अब ये कौन हुआ करते थे? ये religious officials हुआ करते थे, जैसे priest हो गया, monk हो गया. ठीक है, the church एक इनके लिए बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन था. पास क्या हुआ करता था? ढेर सारा वेल्थ हुआ करता था एंड लैंड हुआ करता था. और जो क्लर्जी मैन था वो लोगों को रिलीजियस मैटर पे गाइड किया करते थे और ज़्यादातर ये पॉलिटिकल डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते थे. द मिडिल क्लास, द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. The growth of trade and commerce led to the rise of middle class, also known as bourgeoisie. This group included merchant, banker, lawyers, and skilled craftsmen. Their economic importance increased over time, and they played a key role in the development of capitalism. अब बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों की. The growth and the commerce. अब जो ट्रेड है, अब बात करते हैं मिडिल क्लास की. जो ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट की वजह से एक न्यू क्लास इमर्ज होती है एंड इस क्लास को क्या कहा गया है? बोर्गसी. ठीक है, इस ग्रुप में कौन कौन थे? मर्चेंट, बैंकर, लॉयर, स्किल्ड क्राफ्टमैन. एंड इनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था वो वक्त के साथ बढ़ता ही चला गया और इनका जो रोल था कैपिटलिज्म में वो काफ़ी हद तक देखने को मिला. पीसेंट्स एंड वर्कर्स. पीसेंट फॉर्म अ लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. मोस्ट ऑफ देम वर्कड इन एग्रीकल्चर एंड lived in villages. They had limited rights and often paid taxes and rent to landowners and towns and cities. Laborers and artisans worked in workshop and industries. अब बात आती है peasant and workers की. इनका जो सेक्शन था वो सबसे बड़ा सेक्शन था. ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते थे और विलेजेस में रहते थे. इनके पास जो राइट्स थे वो काफ़ी कम थे. ज़्यादातर टैक्सेस यही लोग पे करते थे. ठीक है, रेंट भी यही पे करते थे. किसको? लैंड ओनर्स को. टाउन्स एंड सिटीज़ में लेबरर्स और आर्टिशंस कहाँ पर काम करते थे? वर्कशॉप्स में और इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे. Major institution in early modern West. The monarchy. King and queen ruled the most European state. Many rulers followed the idea of absolute monarchy, claiming that their authority came directly from God. Monarch controlled the administration, military and taxation system. अब ये जो monarchy है, मतलब राजा या फिर रानी, यही लोग पूरा जो हमारा स्टेट है वो रूल करेंगे. लोगों का मानना ये था कि ये जो अथॉरिटी है वो सीधे भगवान से आई है और यही लोग क्या क्या कंट्रोल करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मिलिट्री हो गया, टैक्स का जो सिस्टम है वो सब यही लोग कंट्रोल करते थे. द चर्च, ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन था. इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता था? रिलीजियस गाइडेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सर्विस हो गई, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था. इवन आफ्टर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, रिलीजन कंटिन्यू टू प्ले अ मेजर रोल इन पीपल्स लाइफ. अब जो लोगों का रिलीजन है वो तो आप चेंज कर ही नहीं सकते. थोड़ा बहुत ठीक है, आप सवाल जवाब करवा सकते हैं, लेकिन जो रिलीजन है वो तो सेम ही रहेगा. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद भी लोगों का जो रिलीजन का फैक्टर है वो सेम रहा. उसका जो रोल था वो इम्पॉर्टेंट ही रहा. फैमिली की बात करते हैं.
Family. The family was a basic unit of society. It was responsible for socialization, education, and economic support. Most families were patriarchal, with the father holding authority over household members. ये चीज़ हमने आज भी देखी है कि घर में पावर किसका रहता है, पापा का रहता है, या जो मेल मेंबर रहते हैं फैमिली में उन्हीं का रहता है, ठीक है। और फैमिली एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी? सोशलाइजेशन, मतलब हम सबसे बात कर रहे हैं, लोगों के फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एजुकेशन, मैं स्कूल जाऊंगी तभी तो पढ़ पाऊंगी। इकोनॉमिक सपोर्ट, हम लोग किसी के यहाँ काम कर रहे हैं या कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें किस में आती है? फैमिली में आती है। गिल्ड वर द एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन। ये किसका एसोसिएशन था? मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन का। दे रेगुलेटेड प्रोडक्शन, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। गिल्ड्स ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग थ्रू अप्रेंटिसशिप एंड सिस्टम। कंक्लूजन हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या बता रहे हैं? सिस्टम, करेक्ट। अब ये किसका ग्रुप हुआ करता था? मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन का। ये लोग क्या करते थे? प्रोडक्शन, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और लोगों के, उनके जो मेंबर्स हैं उनका हित सोचना, ठीक है। ये लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया करते थे। कौन? ये गिल्ड्स। जो ग्रुप था किसका? मर्चेंट्स का और क्राफ्टमैन का। कंक्लूजन देखते हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मॉडर्न वेस्ट वॉज हायरार्किकल विद नोबल्स एंड क्लर्जी एट द टॉप, peasants at the bottom. Important institutions such as monarchy, church, family, guilds played a crucial role in maintaining social order, shaping everyday life. These structure and institution laid the foundation for the political, economic and social development of modern Europe. हम यही सब पढ़ते आए हैं कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था अर्ली मॉडर्न वेस्ट में। हायरार्किकल था, नोबल और क्लर्जी सबसे ऊपर थे और जो पीसेंट्स है वो सबसे नीचे थे। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्या था? चर्च था, ठीक है। फैमिली एंड गिल्ड ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में और एवरीडे लाइफ को शेप करने में, ठीक है। जो चर्च में बोला जाएगा वही तो लोग फॉलो करेंगे, जो फैमिली सिखाएगी वही तो लोग फॉलो करेंगे। यही स्ट्रक्चर और यही इंस्टीट्यूशन ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को शेप किया था। किसके? मॉडर्न यूरोप के। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।